में देखते हुए चलना। जो हमारा 5th यूनिट है वर्क एनर्जी पावर, इसमें ना वेक्टर और कैलकुलस में जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसका यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज होगा जब आपको कॉस थीटा वगैरह की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फॉर डिफरेंट एंगल्स। 0 से 90 तो याद रहता ही है, कुछ 90 से 180 के बीच के एंगल के भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करता हूं। कॉस का तो आपको ध्यान है, 0 से cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। मुझे ये बताओ cos 180 डिग्री 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है और कैसे निकलती है? cos 120 डिग्री, करेक्ट। cos 180 निकालने के लिए हम ये तरीका यूज करते हैं, cos 180 माइनस 60, ठीक है। फिर उसमें कुछ अप्रोचेस लगती है, मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो उनको याद होगा। ये 180 माइनस 60 मतलब ये वाला एंगल जो है वो कहां पर आ जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं? cos 60 डिग्री लिखते हैं, और कॉस नहीं माइनस cos 60 डिग्री लिखते हैं क्योंकि यहां पर कॉस नेगेटिव होता है। माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -1/2। डन। फिर उसके बाद अगर आपको cos 135 डिग्री निकालना है तो आप इसको क्या लिखोगे? cos 180 माइनस 45 डिग्री। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस cos 45 डिग्री। माइनस cos 45 डिग्री, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? -1/√2, ठीक है। एक और तरीका जिससे आप ये वैल्यू को ध्यान में रख सकते हो वो है ग्राफिकल मेथड। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो, स्पेशली फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ठीक है। फिर यहां पर cos 90 डिग्री तक तो वैल्यू हमें याद रहती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। फिर नेक्स्ट यहां पर ये एंगल आ गया 120 डिग्री। सो 120 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है? अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के इक्वल। बस यहां पर जैसे 60 की वैल्यू इधर पे 1/2 होती है, नीचे आता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? -1/2। 45 डिग्री पे अगर हम जाए तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो cos, हाँ, अब इसमें 90 में 45 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा ये एंगल? 135 डिग्री। तो cos 135 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/√2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री होता है √3/2। डन। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा? 180 से 30 माइनस कर दो। 180 माइनस 30 मतलब कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। तो cos 150 गुड इवनिंग, ये कितना हो जाता है? -√3/2। और फाइनली cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है? -1। तो एटलीस्ट 0 से 180 पे ये सारी वैल्यूज ध्यान में रखनी पड़ेगी cos के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको थोड़ा बहुत याद रखना है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमने ये क्या क्या चीजें डिस्कस किया था? देखो, मान लो एक वेक्टर ए है तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे। अगर 3D की बात करें तो एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला और जेड एक्सिस वाला। तो इसको अगर मैं A1i प्लस A2j प्लस A3k इससे डिनोट करता हूं। वेक्टर बी, इसको मैं B1i प्लस B2j प्लस B3k इससे डिनोट करता हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है, जिसको हम सिंपली ए से भी डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? √a² प्लस b² प्लस c²। सिमिलरली बी के लिए क्या हो जाएगा? √b1² प्लस, अच्छा यहां पर मैं abc लिख दिया, यहां पर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? a1² प्लस a2² प्लस a3²। समझ में आ गया ये चीज? हाँ, इंपॉर्टेंट इसमें जो सबसे ज्यादा यूज करने वाले हम वो है डॉट प्रोडक्ट, a डॉट बी। तो a डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट क्या, उसको और क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है a डॉट बी? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्रॉस के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट के बाद जो हमें रिजल्टिंग वेक्टर मिलता है वो स्केलर होता है, या जो रिजल्टिंग क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है? स्केलर।
इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्टिंग क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अगर मैं ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं लगा रहा हूं मतलब वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब यहां से ना और अलग अलग सिचुएशन बनती थी, अगर याद होगा। अगर मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या ले लेते थे हम, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती थी, 1। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती थी, 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता था, 0। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अगर मान लो ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा, cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? ठीक है, इसके अलावा ये भी याद होगा, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, आई डॉट आई क्या हो जाता है, 1। आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट जे क्या हो जाता है, 0। आई डॉट जे की वैल्यू क्यों 0 होती है, क्योंकि आई कौन सा डायरेक्शन है, x, जे कौन सा डायरेक्शन है, y। दोनों एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये सारा वेक्टर का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और कंसेप्ट आपको जो ध्यान में रखना है, प्रोजेक्शन। याद हो है कि नहीं मुझे पता नहीं, चलो पूछ के देखता हूं। मान लो अगर आपके पास ये है एक वेक्टर बी, और मान लेते हैं ये है आपके पास वेक्टर ए। अगर कभी आपको बोलता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, अगर आपको ये निकालना है तो किसी को याद है क्या तरीका होता था, क्या फॉर्मूला होता था? अगर किसी वेक्टर ए का वेक्टर बी में प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे। प्रोजेक्शन का मतलब, हाँ कोई बता रहा है? प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि अगर मान लो इस तरह से दो वेक्टर है, ऊपर से अगर मैं इस पे एक लाइट डालता हूं तो इसकी जो शेडो बनेगी वेक्टर बी पे, वो क्या कहलाएगा, इसका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट बन रहा है, इसको हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बोलेंगे, किस पे, वेक्टर बी पे। क्लियर हो गया ये चीज? और ये निकालने का तरीका है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर हमें ए का बी में प्रोजेक्शन निकालना है, अगर हमें बी का ए में निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर हो गया ये चीज? ये कुछ नहीं, यहां पर क्या फॉर्मूला लगा है, ये वाला एंगल जो है आपका थीटा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होके ही ये चीजें बनी है। ठीक है, वेक्टर में ये वाला कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। अदर देन दिस, कैलकुलस का कुछ एप्लीकेशन, ठीक है, कैलकुलस जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आता है, जिसको मैं फ्रीक्वेंटली अप्लाई करूंगा। देखो इस चैप्टर में ना बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, तो जहां पर हम ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं। न्यूमेरिकल इसमें अगर 20% बोलोगे तो डेरिवेशन 80% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंटली कैलकुलस का यूज करेंगे, ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन डीएक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल है डीएक्स, बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इसको डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं, एक्स, जिसको आप ऐसा भी लिखते हो कई बार, इंटीग्रेशन 1 इंटू डीएक्स, तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एक्स। इंटीग्रेशन डीवी अगर आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, v। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, w। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो ऐसा रहा इंटीग्रेशन v dv, v कॉमन नहीं, यहां पर फॉर्मूला लग जाता है। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x dx का, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहां पर पावर में क्या दिख रहा है, 1, तो क्या हो जाएगा, v की पावर 1+1 मतलब v² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान लो इंटीग्रेशन v² dv आ रहा है तो क्या होगा इंटीग्रेशन, v की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। इंटीग्रेशन w dw ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, w² बाय 2। इंटीग्रेशन x³ dx क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, x की पावर 4/4। इंटीग्रेशन 5x² - 2x + 3 dx, बताओ क्या क्या होगा इंटीग्रेशन।
इस वाले पार्ट का क्या होगा इंटीग्रेशन, 5x³ बाय 3 माइनस 2, x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x² बाय 2 प्लस 3 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन x। क्लियर। ये अभी जो मैं कर रहा हूं ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट। यहां पर कहीं पर भी मैंने लिमिट नहीं लगाई है, जब लिमिट रहेंगी तो लिमिट अप्लाई होंगी, ध्यान देना। जैसे कि अगर मान लो ये आ गया इंटीग्रेशन 2 से लेके 3x प्लस 1 dx, जल्दी बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा पहले 3x² बाय 2, लिमिट इसकी कहां से कहां तक जाएगी 2 से लेके 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट कहां से कहां जाएगी 2 से लेके 3, अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ये गया 3/2, अपर लिमिट डालोगे क्या होगा 3² माइनस 2² प्लस यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 2। क्लियर हो गया। इससे हमें इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमें वैल्यू दी होती है लोअर लिमिट की और अपर लिमिट की। ठीक है। अब इंटीग्रेशन का या कैलकुलस का सबसे ज्यादा यहां पर यूज होने वाला एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, जो हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उसका यूज क्या होता है और यहां पर कैसे होगा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मान लेते हैं ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। मान लेते हैं y एक फंक्शन है x का, y इज इक्वल टू x², इस तरीके का फंक्शन है। हर फंक्शन का ग्राफ बनता है तो इसका भी ग्राफ बनेगा। मान लेते हैं इसका ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है। क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर आपको ये बोल रहा है कि भाई इस ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व निकालो बिटवीन द पॉइंट्स 2 to 3, बिटवीन द पॉइंट्स 2 to 3, ठीक है, 2 से 3 के बीच में इस ग्राफ में और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो निकालना है। तो यहां पर एक्स एक्सिस तो ये हो गया, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3। एरिया निकालने के लिए आपको ये पूरा रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार देखो जल्दी से, ये समझ में आया। ये एरिया कैसे निकलेगा तो ध्यान से समझना। यहां पर ना छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4, कितने रेक्टेंगल्स बनाएंगे बताओ तो, यहां पर इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनेंगे। छोटे बोलने का मतलब है इसकी जो विड्थ है ना वो बहुत कम होंगी। इस विड्थ को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, dx। बहुत छोटा विड्थ है, एक्स एक्सिस में बहुत छोटा चेंजेस, उसको क्या अज्यूम करेंगे dx। ठीक है। और इसकी लेंथ, ये वाला जो पार्ट है इसकी हाइट बोल सकते हैं। इसकी हाइट हम किससे मेजर करेंगे, y एक्सिस से या उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से। समझ में आया ये चीज। तो अगर हमें इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो L इंटू बी लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू dx। तो ये एक छोटे स्ट्रिप का एरिया मिलेगा। ऐसे इसमें कितने स्ट्रिप है, बहुत सारे। जब ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप को ऐड करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहां पर कौन सा सिंबल लग जाएगा, इंटीग्रेशन का। और इन स्ट्रिप को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक ऐड करना है, 2 से लेके 3। तो इंटीग्रेशन यहां पर क्या आ जाएगा, 2 से लेके 3। क्या ये चीज समझ में आ गई। अब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से देखी जाए तो कितनी है, x²। तो ये आ जाएगा 2 से लेके 3 और ये आ जाएगा x² dx। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट यहां पर क्या आ जाएगी 2 से लेके 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर वैल्यू डालोगे तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाता है 27, माइनस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 19/3 यूनिट स्क्वायर। तो ये इस रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया। क्या ये चीज समझ में आ गया। ठीक है। अब ये इस चैप्टर में कैसे यूज होगा, तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का कर्व देखेंगे और हम वर्क डन निकालेंगे। आगे हम देखने वाले, पढ़ने वाले कि वर्क डन जो है वो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व होता है, और ये वाला प्रोसेस हम यूज करने वाले हैं आगे कुछ क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है। तो ये चीज आ गई इंटीग्रेशन का यूज। इसके अलावा डिफरेंशिएशन में चेन रूल अगर याद हो तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूं। अगर मान लो ऐसा आ गया d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, बताओ क्या होगा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा 2t। डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ क्या होगा, बस। हाँ, तो यह यहां पर ध्यान से सुनो, ये t का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2t, x का जब t के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले तो क्या होगा 2x, फिर उसके बाद इनटू में क्या आ जाएगा dx बाय dt। इसी को बोलते थे चेन रूल, अगर याद है तो। इसको हम क्या मन में सोच लेते थे कि भाई ये t है,
टी का स्क्वायर क्या हो गया 2t मतलब 2x। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते थे, याद आया क्या ये वाला रूल? एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर ऐसा आ गया d बाई डी एक्स ऑफ v रेस टू पावर 3, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3v स्क्वायर इंटू डीवी बाय डी एक्स। समझ में आया ये चीज? तो कुछ डेरिवेशन में हमें ये चेन रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। चलो, तो सबसे पहले आते हैं वर्क पे। तो वर्क आप वैसे तो क्लास 9th में भी पढ़ते हुए आए हो। जनरल डेफिनेशन क्या है वर्क की? हाँ, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो सारी चीजें हमने पढ़ा है। ठीक है, मैंने यहां पर बुक की डेफिनेशन और एक खुद के वर्ड्स में लिखा, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। अ वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस आइदर ऑन सेम डायरेक्शन और either on same direction or different direction of application of force। मतलब अगर बॉडी में फोर्स लगाएं, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो, वो डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये शॉर्ट में आप लिख दो, लिख लो इसको, लिखते चलो जो जो शॉर्ट पॉइंट है। अ वर्क इज सेड टू बी डन, अ वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स acts on a body and body moves through some distance either on the same or different direction or of different direction of applied force ठीक है, तो मैं सिर्फ इसी चीज पे कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ओके। तो अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट चाहे सेम डायरेक्शन में हो या किसी दूसरे डायरेक्शन में हो, तो यहां पर वर्क डन होगा। ठीक है, तो हम सबसे सिंपल वाला वर्क डन तो ये देखते हैं, जैसे अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में और ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव हुआ, वर्क डन हो गया। लेकिन कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें फोर्स का डायरेक्शन अलग हो और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग हो। क्या? वॉकिंग में फोर्स का डायरेक्शन कहां पर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां पर है? फोर्स का डायरेक्शन कहां पर है? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। और वॉकिंग में हमारा डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? फ्रंट डायरेक्शन में। और कौन सा हो सकता है? रॉकेट में फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? अपवर्ड। और क्या हो सकता है? दूसरे तरीके से देखो, एक बॉडी में सिर्फ एक फोर्स नहीं, बहुत सारे फोर्स लगते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो मैंने मस्कुलर फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया? ऊपर की डायरेक्शन में। बॉल भी कहां पर गया? ऊपर की डायरेक्शन में। तो फोर्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। लेकिन जब वो बॉल ऊपर जा रही है, तब उसमें एक और फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर लग रहा है? नीचे। बॉल कहां जा रही है? ऊपर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन क्या है? अपोजिट है ना दोनों का साइन। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और उसका डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो गया? ऊपर। ऐसे कई सिचुएशन हो सकते हैं। मान लो एक ट्रॉली है, मैं ट्रॉली को खींच रहा हूं, ट्रॉली को खींचते समय मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरा कहां पर होगा? इस डायरेक्शन में। लेकिन ट्रॉली कहां पर मूव कर रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। समझ रहे हो ना? मान लो इस तरीके से ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली का हैंडल को मैं खींच रहा हूं, तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, लेकिन ट्रॉली का मूवमेंट का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। तो यहां पर ना फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। क्या ये क्लियर हो गया? ये छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब क्या हो? जब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो? अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो तो चीजें बदल जाती। क्या क्या होंगी अब यहां पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, 9th में सबने ये वाला चीज पढ़ा है ना? ठीक है, 9th में कई स्कूलों में ये W इज इक्वल टू एफ इंटू डी डायरेक्टली ये पढ़ा देते थे। कुछ स्कूलों में एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा ये फॉर्मूला भी था। सीबीएसई से तो शायद हट चुका था, एफ डी कॉस थीटा फॉर्मूला हट चुका था शायद तक ना।
तुम लोगों के में था क्या? तुम लोगों के में था। तो चलो यहां पर वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो बुक की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया है, इस वर्डिंग को समझना। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। यहां पर क्या लिखा है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक ट्रॉली बैग है मेरे पास, ठीक है। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, ये लग गया मेरा फोर्स। ट्रॉली बैग किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं डी से डिनोट करता हूं, अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट निकालता हूं, यहां पर ये वाला एंगल बन रहा है मान लो थीटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? एफ कॉस थीटा। ये सबको याद है ना, जिस तरफ एंगल बन रहा है उस तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। अब ये वाली लाइन क्या बोल रही है कि ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। वर्क डन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे, हम उस कंपोनेंट को लेंगे फोर्स के जो उस डायरेक्शन में है जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसके हिसाब से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? एफ कॉस थीटा इंटू डी। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए वर्क डन को इसने क्या लिखा है? एफ कॉस थीटा इंटू डी। क्या ये वाली लाइन समझ में आ गई? ठीक है, तो ये वाली लाइन लिख लो, ठीक है। ये लाइन प्रॉपर आपका बुक का डेफिनेशन है। द वर्क डन बाय अ फोर्स, द वर्क डन बाय अ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ component of force in the direction of displacement and the magnitude of displacement ठीक है। अब चाहे तो आप ये फिगर ड्रॉ कर लो अच्छे से, ज्यादा बेटर रहेगा आपको विजुअलाइज करना कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा सा और मैं अच्छा कर देता हूं और उसके बाद फिर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस बॉक्स को यहां से यहां तक मूव करते हुए भी दिखा देते हैं, जिसका मास m है और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट को हम d से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां पर वर्क डन W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी। ये हो गया, यहां पर d का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। यहां तक नोट कर लिया सबने? W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी। अब इसी चीज को अलग अलग तरीके से विजुअलाइज करो। ये थीटा के ऊपर ना वर्क डन डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना? थीटा के ऊपर, थीटा अगर जीरो है तो ये कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो क्या होगा बताओ? तो ये क्या हो जाएगा? cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। मतलब जब आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो, 90 डिग्री मतलब पूरा फोर्स कहां पर लग रहा है? ऊपर की तरफ। समझ में आ रही है ये चीज? और डिस्प्लेसमेंट आपका फिर जितना भी हो, तो उस सिचुएशन में 9th में अगर याद होगा, एक ये वाला आता था, एक कूली जो है अपने, हाँ याद है कि नहीं वाला, एक बॉटल को होल्ड करके अगर मैं इस तरीके से डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट और मेरा फोर्स दोनों क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो उस सिचुएशन में वर्क डन क्या हो जाता था? 0। याद आया ये चीज? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। हाँ, एक लाइन मुझे ये बताओ, ये लिखा फिर ये लिखा, इसका क्या मतलब हुआ? भाई पहले तो लिखा एफ कॉस थीटा डी, फिर लिख दिया एफ डी, बस यहां पर इसको बोल्ड कर दिया, लेटर का सिंबल बदल दिया। करेक्ट। यहां पर जो है ना एफ कॉस थीटा डी, यहां पर एफ और डी जो है मैग्नीट्यूड्स है। एफ किसका मैग्नीट्यूड है? फोर्स का। डी किसका मैग्नीट्यूड है? डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन यहां पर जो सिंबल यूज कर रहा है वो एक्चुअली वेक्टर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं एफ डॉट
डी, आप ऐसा लिखो, वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, F डॉट डी। अब ऐसा क्यों आया F डॉट डी, तो याद करो मैं डॉट प्रोडक्ट इसीलिए रिवाइज कराया था। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। याद आया ये चीज, तो यहां पर ऐसे ही बन रहा था A इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो इसलिए फैक्टर F डॉट वेक्टर डी। क्या ये वाली लाइन सबको क्लियर हो गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसका फोन है, बंद करो जल्दी, साइलेंट करो। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर ना हम वर्क डन बाय फोर्स को एनालाइज करेंगे दो डिफरेंट सिचुएशन में। जल्दी करो सिद्धि, बंद। लिखो, वर्क डन बाय फोर्स, फर्स्ट है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा तो वर्क डन का एनालिसिस करेंगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, और ये सिर्फ स्टडी के पर्पस में होता है। प्रैक्टिकली कभी भी कांस्टेंट फोर्स यूजुअली हम अप्लाई नहीं कर पाते, है ना। और सेकेंड है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, मतलब अगर हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वेरी होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अभी देखो इसमें भी दो सिचुएशन है। कांस्टेंट फोर्स की जब हम स्टडी करेंगे तो दो सिचुएशन आएगी, जब सेम डायरेक्शन में अप्लाई होगा और जब डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। जब सेम डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो अभी हमने फॉर्मूला देखा क्या था, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। लेकिन जब डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, ये अभी आप लोगों ने बनाया था, याद है कि नहीं ये वाला डायग्राम? ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या आया था, एफ डी कॉस थीटा, और ये चीज हमने नोट डाउन कर ली थी, एफ डॉट डी। और यहां पर हमें क्या मिला था, ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। इससे एक और चीज क्लियर हो गई कि जो वर्क डन है, वर्क डन, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सबको? वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सिचुएशन हमने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, तो उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब हम हटा दो इस चीज को फिर मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं यूनिट्स। अच्छा, यूनिट के पहले डायमेंशन बताओ, क्या होता है वर्क डन का डायमेंशन? हाँ, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता था डायमेंशन, ml t-2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक और l आ गया यहां पर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml2 t-2। ठीक है, वर्क का एनर्जी का दोनों का डायमेंशन सेम होता है। यूनिट्स क्या क्या होती है, वर्क या एनर्जी दोनों की यूनिट्स भी सेम होती है। एक तो जूल्स वाली यूनिट हो गई जिसको जे से डिनोट करते हैं। अदर देन दैट सीजीएस यूनिट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एर्गॉन, जिसको हम ERG से डिनोट करते हैं। इसका कन्वर्जन क्या होता है, 10⁻⁻7 जूल्स होता है। कई बार न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि डिफाइन वन एर्गॉन क्या होता है, तो ये बता देना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम वन डाइन का फोर्स लगाते हैं, डाइन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। किसी ऑब्जेक्ट में वन डाइन का फोर्स लगाते हैं, वो 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट विल बी इक्वल टू द वन एर्गॉन ऑफ वर्क डन। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसकी यूनिट है, और इसका कन्वर्जन बता रहा है, कैलोरी हो गया, किलोवाट आर हो गया, ये सारा का सारा वर्क डन का या एनर्जी का यूनिट है, और उसका कन्वर्जन फॉर्मूला है। ओके, ये आपके बुक में मैंने उसी से स्क्रीनशॉट लिया है। क्या ये हटा दूं फिर मैं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक सिंपल सा फर्स्ट एग्जांपल है आपकी ही बुक का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, मेरे ख्याल से सबसे बन जाना चाहिए।
हो गया? किसी का बन गया तो मुझे आंसर बताना। हो गया? डन? ओके, जस्ट अ सेकंड। करेक्ट, cos इनवर्स 16/50। हाँ, और बाकी लोगों का नहीं समझ में आया? ओके, चलो इधर पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स, तो ये फोर्स दिया हुआ है, एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर कंपोनेंट गिवन है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। स्टार्टिंग में मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को? बेसिक, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। याद आया? ये थीटा क्या होता है? ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर अगर आपको दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, एफ डॉट बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, याद है कि नहीं? देखो, आई और आई वाला मल्टीप्लाई हुआ, ये भी पता था, आई डॉट आई कितना हो जाता है? 1। तो यहां पर इन दोनों का डॉट लेंगे तो ये 3i प्लस 4j प्लस प्लस नहीं -5k डॉट इधर पे आ जाएगा 5i प्लस 4j प्लस 3k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ रूट ओवर क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। याद आया? ठीक है, इनटू इनटू रूट ओवर, इसके लिए भी 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। एफ डॉट डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 3 जा कितना हो गया? 15। जे और जे वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, 4 4 जा कितना हो गया? 16। -5 और +3 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो गया? -15 इज इक्वल टू रूट ओवर, ये कितना आ जाएगा? √50। ये आ गया √50। ये वाला टर्म भी कितना आ जाएगा? √50। और इधर पे क्या आ गया? cos थीटा। समझ में आया क्या सभी को ये? ठीक है, तो ये +15 -15 कट गया, 16 इज इक्वल टू क्या बना? 50 cos थीटा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? 50 आ गया अपॉन में 16/50 इज इक्वल टू क्या आ गया? cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? cos इनवर्स 16/50। डन हुआ क्या सबका? चेक कर लो यहां तक। ठीक है, तो सिंपल आपको वही चीज अप्लाई करनी थी जो हमने बेसिक्स ऑफ वेक्टर में पढ़ा था। प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, अगर ये बोला होता क्वेश्चन में, पूछा है ना? अच्छा, पूछा है ये चीज भी। ये फर्स्ट पार्ट हुआ है ना भाई, अभी सेकेंड पार्ट। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। हाँ, तो प्रोजेक्शन रिकॉल करो, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ये सब बेसिक बताया था। प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, हाँ, फॉर्मूला मैंने ऐसे कुछ लिखाया था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या था फॉर्मूला? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। याद है कि नहीं? ए का अगर बी में प्रोजेक्शन निकालना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी एफ का डी में प्रोजेक्शन निकालना है, एफ का डी में प्रोजेक्शन निकालना है, तो बताओ क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन वेक्टर डी इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। एफ डॉट डी देखो, अभी हमने यहां पर ऑलरेडी निकाल रखा था, वैल्यू कितनी आई थी? 16। तो 16 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, ये भी हमने निकाल रखा था, वैल्यू कितनी थी? √50। तो इसका प्रोजेक्शन कितना आ गया? 16/√50। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हटा दूं फिर इसको मैं?
ठीक है। स्टार्टिंग में ना एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो स्टार्टिंग में पूरा वेक्टर का कंसेप्ट उसने रिवाइज करवाया है और एक आध दो क्वेश्चन उस पे बेस दे दिया है। ठीक है, चलो हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन है। चलो ये देख लो क्या लिखा हुआ है। जूम कर देता हूं थोड़ा और। A cyclist comes to skidding stop in 10 meter. During the process, the force on the cycle to the road is 200 newtons and the direction opposite to the motion. How much work does the road do on the cycle? सेकेंड पार्ट का भी आंसर बताना। नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में? हाँ, सेकेंड पार्ट सोचो, तब तक मैं फर्स्ट का बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते समय ये उसका व्हील है मान लो, ठीक है, तो उसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया तो फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? फ्रिक्शनल फोर्स। रोड के कारण इस व्हील पे कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। और वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन जब फोर्स अप्लाई हुआ, फ्रिक्शन अप्लाई हुआ, तो उसकी बाइक जो, उसकी साइकिल जो स्किड कर गई, ठीक है, स्किड की और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया स्लिप करके, स्किड करके 10 मीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुआ? उसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर हुआ। कितना हुआ? 10 मीटर। क्या ये समझ में आया सभी को? अच्छा, ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है इस डायरेक्शन में, वो भी पता है कितना है वो? 200 न्यूटन। तो फोर्स भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, और क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन बाय रोड ऑन द साइकिल। तो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला? FD cos थीटा। यहां थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 180, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया 180। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहां पर F की जगह पे 200 न्यूटन, D की जगह पे 10 मीटर, और इधर पे क्या आ जाएगा? -1, मतलब ये आ जाएगा -200 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर भी एक यूनिट होती है, हाँ 2000, -2000, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं? -2000 जूल्स, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। सेकेंड पार्ट का आंसर, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन रोड। तो ये रोड साइकिल पे कितना वर्क किया ये निकाला हमने, साइकिल ने रोड पे कितना वर्क किया वो निकालना है, कितना होगा। तो देखो न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स इधर लगा उतना ही पेयर किधर पे लगेगा? उतना ही पेयर ऑफ फोर्स कहां पर लगेगा? इधर पे। तो यहां पर साइकिल भी रोड पे उतना ही फोर्स लगाएगी 200 न्यूटन का। ये चीज मैंने बता दी। अब बताओ वर्क डन कितना होगा? अब वर्क डन कितना होगा बताओ? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अभी वर्क डन के लिए फोर्स तो मिल गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या साइकिल के कारण रोड डिस्प्लेस होगी क्या? साइकिल के कारण रोड डिस्प्लेस नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड इज जीरो। क्या ये क्लियर हुआ सबको? बता दो मुझे। चलो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड इज जीरो सिंस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सिंस d इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बाकी लिख लेना अपने वर्ड्स में। क्या ये हटा दो? हो गया तो फिर चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ तो अभी यहां पर ना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझना। मैं एक चीज आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था, ग्राफ वाला पार्ट बता रहा था, याद है ना?
तो ग्राफ में अभी मैं ना एक ग्राफ बना रहा हूं जिसको हम बोलेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, मान लेते हैं मेरे पास यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है, और इसमें मैं एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का। ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके इधर पे आ गया, इधर पे आ गया, और यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं वो 3 मीटर का है, 3 मीटर का है। तो बताओ वर्क डन कितना हो गया? सेम डायरेक्शन में फोर्स, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना हुआ? कितना होगा? एफ इंटू डी, फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना आ जाएगा ये? 15 न्यूटन। अब इसी चीज को थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। एक्स एक्सिस में मैं इसका डिस्प्लेसमेंट बनाता हूं, वाई एक्सिस में मैं इसका फोर्स पॉइंट आउट करता हूं, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो, पहले मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर था, मतलब ओरिजिन पे था, है ना, और बाद में फोर्स लगाने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 मीटर। मतलब वो यहां से लेके वो कहां तक आ गया? यहां तक आ गया। क्या ये चीज क्लियर हो गया? इसमें जो फोर्स लगा वो कितने का लगा है? 5 न्यूटन का। तो ये कितना आ गया? 5 न्यूटन का। ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, मतलब एफ की वैल्यू यहां पर क्या है? फिक्स है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब अगर मैं ओवरऑल इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ को देखूं, तो वो ग्राफ का जो शेप बन रहा है वो कैसा बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ? एल इंटू बी, मतलब 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 मतलब कितना हो गया? 15। और यही चीज क्या है? यही चीज क्या है? वर्क डन। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसमें एरिया अंडर द कर्व है, वो आपको क्या देगा? वो देगा आपको वर्क डन। क्या ये चीज समझ में आया? इससे वर्क डन की एक और डेफिनेशन आ गई ग्राफिकल वे में। वर्क डन इज द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, यहां तक अगर कुछ नोट करना है तो कर लो। क्योंकि अभी तो कांस्टेंट फोर्स था, जब वेरिएबल फोर्स होगा तो चीजें बदल जाएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। वेरिएबल फोर्स होगा तो काफी सारी चीजें बदलेंगी, ठीक है। अगर मान लो वेरिएबल फोर्स ऐसा लग रहा है कि भाई पहले फोर्स 0 न्यूटन लग रहा था, बाद में कितना लगा? 10 न्यूटन लगा, बाद में बढ़ के 10 न्यूटन हो गया, बाद में बढ़ के 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 5 मीटर का हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 5 मीटर तक का हो गया। अब बताओ वर्क डन कितना होगा? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा? 50? गलत, 25 करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अभी ग्राफ कैसा बन रहा है ये देखो, ये ग्राफ है भाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये वेरिएबल फोर्स है ना, पहले फोर्स 0 था, 0 से बढ़ते बढ़ते फोर्स कितना हो गया? 10। अब अगर आपको इस ग्राफ का एरिया चाहिए तो अब आपको किसका एरिया निकालना पड़ेगा? ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ 5 इंटू 10, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 25 जूल्स। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ वर्क, ऐसा कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसा अप्लाई हो फोर्स, अब बताओ निकालो इसका एरिया। या अगर मान लो फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, ऐसे अप्लाई हो रहा है फोर्स, अब निकालो इसका एरिया। तो अब क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में? अब हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है उसका फोर्स। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब आगे उसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। A woman pushes a truck on railway platform. ठीक है, मैं गलत पढ़ रहा हूं ना? ट्रंक, हाँ, ट्रंक, ठीक है। A woman pushes a trunk on a railway platform which has rough surface.
She applies 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly to 50 meter. The total 50 newtons, sorry, 50 newtons. The total distance to which trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman and frictional force, which is 50 Newton versus displacement. Calculate the work done by the two forces over 20 meter. तो क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ओके, चलो ट्राई करो. तो एक पहले तो सबसे सिंपल चीज ये बोल रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट चाहिए इसको. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट तुम लोग ट्राई करो, जितना बन रहा है सही गलत कुछ भी चलेगा, लेकिन ट्राई करो एक बार. ठीक है, अगर जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा उसको मैं समझाऊंगा. यहां पर डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम, यहां पर फोर्स अप्लाइड पे जाएंगे, है ना. अब फोर्स को मैं नेगेटिव भी रखा हूं. क्यों नेगेटिव रखा हूं? क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है. फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा इस वजह से. ठीक है, तो सबसे पहले वो जो है वुमेन, उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया. कितने डिस्टेंस तक? 10 मीटर के डिस्टेंस तक कांस्टेंट फोर्स लगाया. तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस को 0 ले रहा हूं, यहां पर डिस्टेंस को 10 मीटर ले रहा हूं, तो यहां पर जो उसका अप्लाइड फोर्स था वो कांस्टेंट था. मतलब यहां से यहां तक का जो फोर्स उसका लग रहा था वो कितना लग रहा था? 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था. जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ बनाया था, लगभग वैसा ही सिचुएशन है. क्या ये चीज समझ पाए? फिर ये लिखा है, देयर आफ्टर शी प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली टू डिस्टेंस टू 50 न्यूटन. ये वाली लाइन ना थोड़ा अच्छे से समझाओ मुझे, क्या बोल रहा है? हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस, उसका फोर्स जो अप्लाई करी वो रिड्यूस हुआ लीनियरली विथ डिस्टेंस टू 50 न्यूटन. इस चीज का मतलब समझ. उसके बाद एक्चुअली ये वाली लाइन का मतलब क्या है? वो जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स वो लीनियरली रिड्यूस हो रहा है. मतलब एक बार में 100 से 50 नहीं हो गया, धीरे धीरे कम होते होते वो कहां तक पहुंच गया? 50 तक पहुंच गया. क्या ये समझ में आ रहा है? लीनियरली मतलब लाइन के टाइप का ग्राफ बना, लगभग ऐसा बना. क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसा गिरते गिरते उसका अप्लाइड फोर्स कहां तक पहुंच गया? 50 न्यूटन तक पहुंच गया. क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, उसके बाद वाली लाइन क्या बोल रहा है? द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर. ये वाले पॉइंट जो ना, एक और चीज बता दिया इस पॉइंट ने. क्या बताया? कि यहां पर जो उसका प्रोग्रेसिवली जो रिड्यूस हुआ अप्लाइड फोर्स, वो कितने मीटर तक रिड्यूस हुआ? 20 मीटर तक. क्या ये चीज? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये 10 हो गया ना. मतलब ये बोल रहा है द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच ट्रंक हैज बीन मूव. टोटल मतलब यहां से यहां तक ट्रंक कितना मूव हुआ, ये बोल रहा है. ये 20 मीटर. क्या ये क्लियर हुआ? एक बार बताओ मुझे. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शन फोर्स. तो ये फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन, ये तो हमने प्लॉट कर लिया. क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो अगर तुम लोग ये वाला एरिया निकाल लोगे तो वो क्या देगा? ये वाला टोटल एरिया क्या देगा तुम लोगों को? वर्क डन बाय वुमेन. क्या ये समझ में आ गया? हाँ, ये अब कैसे आएगा, कितना आएगा? चलो पहले इसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैसे आएगा और कितना आएगा. तो इसको पहले हम एक ये वाले रेक्टेंगल में तोड़ लेंगे. इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? 100 इंटू 10 मतलब कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन, 1000 जूल. 1000 जूल. क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब ये छोटे वाले रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लेते हैं. तो इसका लेंथ हो गया 10, इसका ब्रेड्थ हो गया 50. तो 10 इंटू 50 मतलब कितना आ गया? 500 जूल. क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब ये वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ भाई कितना होगा? इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस इंटू
हाइट, तो इसका बेस कितना हो गया, ये इसका बेस 10 से 20 मतलब बेस कितना हो गया 10, और हाइट कितना हुआ, ये देखो हाइट कितना हुआ, यहां से यहां तक कितना हुआ इसका हाइट 50, तो इंटू 50 तो कितना आ जाएगा ये, हाँ 5 5 25, तो ये कितना हो गया 250 जूल्स। तो वर्क डन बाय वुमेन कितना हो गया, इन तीनों को ऐड कर दो 1750 जूल्स, ये हो जाएगा वर्क डन बाय वुमेन। क्या ये समझ में आया? बट इसमें एक और चीज बोल रहा है, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का भी वर्क डन निकाल, फ्रिक्शनल फोर्स भी जो अप्लाई हो रहा है उसका भी ग्राफ प्लॉट करना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ये दिया है मेरे ख्याल से, दिया है ना, ये कितना दिया, फ्रिक्शनल फोर्सेस 15 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अपोजिट होगा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को इस फोर्स से क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहां पर फोर्स या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -50 न्यूटन। तो यहां से यहां तक एक कांस्टेंट फोर्स लगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, -50 न्यूटन। क्या ये समझ में आया, बताओ मुझे, हो गया क्लियर? ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, तो ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, -1000 1000 जूल्स। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ, नेट वर्क डन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 750 जूल्स। ओके क्लियर, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को, मैं कुछ नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ पूछो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जीरो हो जाता है। एक और जो तूने पूछा उससे मेरे दिमाग में एक और चीज आई, है ना। अभी हमने ये देखा ना कि ये बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो कहां पर अप्लाई होता है, कौन सा डायरेक्शन में अप्लाई होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रिपेटल फोर्स, एफसी। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसका टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। तो अब बताओ यहां वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा जीरो। क्यों वर्क डन जीरो होगा, ड्यू टू सेंट्रिपेटल फोर्स, क्योंकि यहां पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, अब यहां पर ना नेचर ऑफ वर्क है, नेचर ऑफ वर्क मतलब पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ये तीन सिचुएशंस है। तो पहला पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे वर्क डन तो यही बोलते थे, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क पॉजिटिव। लेकिन उसको ज्यादा मैथमेटिकली हम बोलेंगे, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच हो, नॉट इंक्लूडिंग 90, 90 से छोटा होना चाहिए, है ना, मतलब थीटा एक अक्यूट एंगल हो, तो वर्क डन क्या होगा आपका पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। मैथ्स वाले बच्चे ये थोड़ा सा याद होगा, आप लोगों को ध्यान होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव, है ना। जो बायो वाले बच्चे ये चीज याद रखना, जब एंगल 0 से 90 के बीच में तो कॉस पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए इसलिए अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अगर एंगल थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 मतलब एंगल कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल, इस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं ना, नॉट इंक्लूडिंग 90, 90 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं है। तो इसका मतलब एंगल 90 से 180 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, मतलब कि वर्क डन भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, वर्क डन जीरो कब होता है, जीरो तब होता है जब एंगल क्या बनता है 90 डिग्री।
cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, तो उसको बोलेंगे 0 वर्क। ठीक है, हो गया सबका यहां तक। अभी वो सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, वो डायग्राम थोड़ा सा देखो समझो और बताओ क्या लग रहा है, क्या है वो। ये एक कूली है, ठीक है, उसने अपने सिर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, लगेज रखा है, और वो इसको उठा के ऊपर चढ़ रहा है पहले, फिर इधर जा रहा है, फिर नीचे उतर रहा है। सिचुएशन समझ में आ गई? एक उसने ऑब्जेक्ट को अपने सिर पे रखा है, पहले ऊपर चढ़ा, फिर ऐसे गया, फिर नीचे उतर गया सीढ़ी से, स्टेयर से। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तीनों सिचुएशन में उसका वर्क डन बताओ, किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा, किसमें जीरो होगा, या सभी में जीरो होगा, या सब में जीरो होगा, ये भी चीज है, किसमें पॉजिटिव, किसमें नेगेटिव, किसमें जीरो। सबसे पहले जब वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तब मुझे बताओ कि वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। सारे बच्चे सुन रहे हैं ना, इस बात को ध्यान से सुनो। जब वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो कौन से फोर्स के कारण बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। ओके, चलो देखते हैं कैसे कैसे डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसका इसका एक चीज ये बताओ, फोर्स कहां पर अप्लाई हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया ना मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड्स। इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये। एंगल कितना बन रहा है ये बताओ, ऑब्ट्यूज की एक्यूट, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, 90 से बड़ा मतलब कि नेगेटिव, तो वर्क डन यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? अब जब वो ऊपर चढ़ गया तो जब वॉक कर रहा है तब बताओ क्या होगा, जीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? लास्ट सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल क्या बन रहा है, अक्यूट एंगल, तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में? सबसे ज्यादा गलतियां ना बस यहीं पर होती है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में, तो उस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना, क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये वाला पॉइंट तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम लोगों को, इसको नोट करके आप लिख सकते हो, कई बार एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में। फॉर सर्कुलर मोशन वर्क डन इज जीरो बाय सेंट्रिपिटल फोर्स। फॉर सर्कुलर मोशन वर्क डन इज जीरो बाय सेंट्रिपिटल फोर्स, एफसी। डन हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर रहा हूं, अभी ना हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे कर रहे थे। मैंने थोड़ी देर पहले ना एक बाइफर्गेशन बताया था, जो अभी हम पढ़ाई करने वाले हैं उसमें हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स दोनों स्टडी करेंगे। अभी हमने सिर्फ कांस्टेंट फोर्स का किया, सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन में। अब हम करने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जो प्रैक्टिकली होता है कई सिचुएशन में। तो हेडिंग डालना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी सारी चीजें वैसे लिखी हुई है। इस चीज को मैं फिलहाल हटा देता हूं, और जो सामने दिख रहा है उसमें एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं। ये क्या है पहले बताओ, ये क्या चीज है, ये क्या है जो आपको सामने जो ग्राफ दिख रहा है वो किस चीज का ग्राफ है, क्या है? ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ठीक है, इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में ऐसा जो आपको दिख रहा है ना कर्व, ये कर्व क्या बता रहा है, जो वेरिएबल फोर्स है उस चीज को बता रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? यहां पर एक पॉइंट बना हुआ है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, बी। ठीक है, और मैंने क्या बताया, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर एरिया निकालने के लिए मैंने अभी वो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बताया था ना, याद है कि नहीं? एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, उस स्ट्रिप की विड्थ को हम कितना ले लेंगे, dx, और ये वाला पार्ट जो उसका हाइट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, f से, जो उसका y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो f इंटू dx, f इंटू dx ये क्या होगा, इस स्ट्रिप का एरिया। ऐसे इसमें कितनी स्ट्रिप है, बहुत सारी स्ट्रिप है,
तो जब हम सबको जोड़ेंगे, जब सबको ऐड करेंगे, तो ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? ए से लेके बी तक। तो इंटीग्रेशन ए से लेके बी, जिससे हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, और ये एरिया ही हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन। क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो बस वही चीज मैंने यहां पर बताई है। यहां पर ए और ये हो गया बी, ठीक है। ये ग्राफ इसको प्लॉट कर लो, क्योंकि हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, ध्यान में रहना चाहिए। ये छोटी सी स्ट्रिप वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया, जिसको डीएक्स या कई जगह पे डीएस से भी डिनोट करते हैं, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट 2D वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, तो डीएक्स लिखना गलत हो जाएगा। एक्स और वाई दोनों चीज चेंज होती है, तो इसलिए कई बार डीएस भी लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता। ठीक है। कंसीडर ए वेरिएबल फोर्स वेक्टर एफ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज एस। मैं एक चीज ना पिछले और अभी के टॉपिक में बदल दिया सिंबॉलिकली, क्या पता है? नहीं, फोर्स नहीं, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल मैंने बदल दिया। इसके पहले मैं डिस्प्लेसमेंट को डी ले रहा था, अब अचानक से बदल के क्या कर दिया? एस कर दिया। क्योंकि क्या कंफ्यूजन हो जाता पता है? जैसे ये डी एक्स है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखना पड़ जाता, वहां पर डी डी लिखना पड़ जाता, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए मैंने उसको डीएक्स या डीएस से डिनोट किया आगे आने वाले उसमें। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान में रखना कोर कंसेप्ट। तो डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डीएक्स इंटू कॉस थीटा। एफ इंटू डीएक्स इंटू कॉस थीटा, यहां तक क्लियर हो गया? और इसी चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, और ये सारे स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट वर्क डन हो गया, ठीक है। और मैंने यहां पर एफ और एफ कॉस थीटा इंटू डीएक्स, इसको मैंने क्या लिख दिया? देखो, वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डीएक्स। ये वाले चीज में कोई कंसर्न डाउट तो नहीं है? बताओ, पक्का क्लियर ना? हटा दो फिर इस चीज को मैं। चलो अब देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इरेज करो मैं इसको। नीचे एक एग्जांपल लिखा है, कंसीडर करते हैं कि एक फोर्स सप्लाई हो रहा है, वेरिएबल फोर्स सप्लाई हो रहा है, ये उसकी वैल्यू है, एक वेरिएबल फोर्स की वैल्यू है। आपको वर्क डन निकालना है, एंगल जो है वो 0 डिग्री का है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से लेके 2 मीटर के बीच में है। डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 2 मीटर के बीच में है। डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 2 मीटर के बीच में है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? जो भी हमने यहां डिस्कस किया, W इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाँ 16 जूल्स, ठीक, करेक्ट। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू एफ, फोर्स अप्लाइड फोर्स क्या आ जाएगा? 3x² प्लस 4 dx cos थीटा, तो cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाती है। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी? 0 से 2। तो सिंपली आपको यही करना है, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर देना है और फिर लिमिट्स अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। तो 3x³ 3 + 4x हो जाएगा। लिमिट यहां पर आ जाएगी 0 से लेके 2, 3 और 3 कट गया, x³ लिमिट आ गई यहां पर 0 से लेके 2 + 4x, यहां पर भी लिमिट आ गई 0 से लेके 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 2³ - 0³ प्लस यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 16। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। हाँ, थीटा वो क्वेश्चन में ही डेटा गिवन था, जो भी होगा थीटा की वैल्यू। अभी हमने ये अज्यूम किया एक छोटा सा एग्जांपल की सेम डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो, वर्क वाला टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम पैरेलली एनर्जी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखेंगे वर्क का भी सेपरेट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिखो एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो, काम करने की कैपेसिटी एनर्जी हो गई, या मैक्सिमम वर्क कैपेसिटी, ये भी एनर्जी होगी। जनरल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। सो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, इसीलिए इसका भी यूनिट क्या होता है? जूल्स होता है। हाँ, कुछ पूछना है वैष्णवी? ओके,
तो यहां पर मैंने अलग अलग टाइप की एनर्जी लिखी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर, बहुत सारी एनर्जी होती है टाइप। लेकिन हम यहां पर फिलहाल सिर्फ दो मेन एनर्जी पे डिस्कशन करेंगे जो मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट्स है बेसिकली, ठीक है। वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन यूनिट सारा सेम होता है वर्क के जैसा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद है कि नहीं, हाफ mv²। इसका डेरिवेशन शायद आपने किया है, कब किया है, 9th में किया होगा, नहीं नहीं था क्या, पुराने सिलेबस में रहता था, मतलब 5-6 साल 7 साल पहले, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्यों आती है, ये एनर्जी क्या होती है, किस कारण आती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया ये चीज। पोजीशन के कारण एनर्जी है तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। जनरल लैंग्वेज में बात करो, प्योर डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा। तो चलो सबसे पहले ना हम ये काइनेटिक एनर्जी जो है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करते विदाउट कैलकुलस और विथ कैलकुलस, कैलकुलस को यूज करके और बिना कैलकुलस को यूज किए। यहां तक कि कुछ चीजें जो नोट करने की कर लिया सबने, आगे बढ़े। अगर कुछ छूट जाएगा बोल देना, मेरे पास है, नोट कर लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है वैभवी। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं, डेरिवेशन करते हैं इसका। हम सबसे पहले लिखो डेरिवेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी विदाउट कैलकुलस, विदाउट यूजिंग कैलकुलस। तो कैलकुलस को यूज किए बिना हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। मतलब वही लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करके। तो मान लेते हैं यहां पर एक सरफेस है, ये फिगर ड्रॉ कर लो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। ये सरफेस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसमें फोर्स F अप्लाई हो रहा है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी को v ले रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट x हो गया, और a का मतलब एक्सेलरेशन, उसका उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, a। यहां तक क्लियर हो गया सबको। mgh, यहां तक हो गया सबका। अब देखो यहां पर ध्यान देना, इसको हटा दूं मैं। ओके अब इसका लाइन से देखो डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले ना आपको ये याद होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। यहां पर लिख लो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब यहां पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, पुट कर दो u की जगह पे 0, और s जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या लेते हैं, x, तो s की जगह पे डाल दो x, क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, v² इज इक्वल टू 2ax। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v² अपॉन 2a। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो वर्क का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, तो w इज इक्वल टू क्या हो गया, f इंटू एक्स, w इज इक्वल टू हो गया f इंटू एक्स। अब x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, x की जो वैल्यू अभी आपने निकाली उसको यहां पर पुट कर दो, x की वैल्यू को पुट करो, क्या हो जाएगा, f इंटू v² अपॉन 2a। क्लियर हो गया ये चीज, यहां तक समझ में आया। अब f जो है, f अप्लाइड फोर्स, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, f इज इक्वल टू m इंटू a। तो f की जगह पे m इंटू a डाल दो, तो क्या हो जाएगा, m इंटू a इंटू v² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2a। ये a और ये a कट गया तो क्या बना, ये हाफ mv², दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन,
ठीक है, और यही वर्क डन, ये जो वर्क डन है बिकॉज ऑफ मोशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। क्या ये हो गया सभी का, चेक कर लो। ये वाला आता था पहले मेरे ख्याल से 9th में तुम लोगों के में ना, किया था क्या? हाँ ठीक है, चलो हटा दूं मैं इसको फिर। नेक्स्ट हम करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन सेम डेरिवेशन। तो हेडिंग डालो, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी यूजिंग इंटीग्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी यूजिंग इंटीग्रेशन या कैलकुलस। ओके, तो अभी वाला आपको कंटिन्यूअस फोर्स वाला ग्राफ याद होगा ना, वेरिएबल फोर्स वाला, उसमें जो स्मॉल वर्क डन है वो हमने कैसे निकाला था, F इंटू डी एक्स, याद आए, वो छोटा सा स्ट्रिप का F इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, F जो है, F मतलब फोर्स, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है मतलब M इंटू ए नहीं लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, M इंटू डीवी बाय डी टी। ठीक है, याद है कि नहीं ये वाला चीज? ठीक है, F इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की जगह पे आ जाएगा M इंटू डीवी बाय डी टी, इंटू यहां पर क्या हो गया, dx। चेक करो यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान देना, यहां तक हो गया ना सबका? ये वाले पार्ट को देखो, इन दोनों को अगर मैं एक साथ कंबाइन करता हूं तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, dx बाय dt, dx बाई dt, dx बाई dt मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, v, तो dw इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एम डी वी इंटू वी, या मैं इसको लिख सकता हूं एम वी इंटू डी वी, और ये हो गया dw। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, एक स्ट्रिप का है ना, एक छोटे से पोर्शन का टोटल वर्क डन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां पर ये हो जाएगा टोटल वर्क डन, जिसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, W से। M कांस्टेंट है, फिक्स्ड मास है, तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन V dV। अब V का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dV, ये स्टार्टिंग में इसीलिए मैं करवा रहा था, याद है ना? हाँ बताओ क्या होगा, V स्क्वायर बाय 2, V स्क्वायर बाय 2, क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर जो ये वर्क डन है, यही क्या हो गया इसका, काइनेटिक एनर्जी। तो के ई दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया यूजिंग इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेशन। क्या ये क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछ लो। ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले डेरिवेशन आते रहेंगे, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है। चलो नेक्स्ट लिखना, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये हो गया, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। हाँ नहीं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में बोल रहा हूं, के ई स्क्वायर, हाँ, रूट ओवर, चलो देख लो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने जो देखा वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, क्या होता है मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, क्लियर? तो अगर मुझे ये मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दे, तो m स्क्वायर अप v स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये m। इस पूरे टर्म को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, p स्क्वायर से। तो के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। या फिर अगर मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2ke इंटू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। या फिर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2ke इंटू एम। मतलब जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
क्या? हो गया यहां तक सभी का? नेक्स्ट देखते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग डालो, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या हुआ वैष्णवी? वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम? ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, change in kinetic energy of a body is equal to work done on the body. According to work energy theorem, change in kinetic energy of a body is equal to work done on the body. जिसको हम कैसे और एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे W अगर वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू डेल के ई। डेल का मतलब क्या हो गया? चेंज। किस में चेंज? काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो ये हो जाएगा वर्क डन। या फिर इसको आप और क्या लिख सकते हो? के ई एफ माइनस के ई आई, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये है वर्क डन। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं, इसका वैलिडेशन करते हैं हम। तो नेक्स्ट इसका प्रूफ करेंगे विद एंड विदाउट कैलकुलस, दोनों तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर कांस्टेंट फोर्स, पहले हम कांस्टेंट फोर्स के लिए लेते हैं और वेरिएबल फोर्स के लिए। लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो देखो थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? 2as। ठीक है, यहां पर v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। अगर मुझे इसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हाफ एम से। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो हाफ एम से। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो हाफ एम से। तो ये वाला टर्म हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम इंटू ए इंटू हाफ एम इंटू 2as। 2as क्या यहां तक क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा? फाइनल। ठीक है, तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं के ई एफ से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस ये भी क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? इनिशियल। तो इसको हम डिनोट कर देते के ई आई से। यहां तक क्लियर हो गया? और यहां पर ये वाला 2 और ये वाला 2 कट हो गया, और यहां पर क्या बच गया? m इंटू ए इंटू एस। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा? ये m इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू फोर्स। तो यहां मास इंटू एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दो किससे? फोर्स से, F इंटू एस। ठीक है, और ये वाला पार्ट फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं किससे डिनोट कर देता हूं? डेल के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो डेल के ई इज इक्वल टू, अब ये राइट साइड को देखो, क्या? फोर्स इंटू एस। एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन, डब्ल्यू। तो ये आ जाएगा डेल के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अब इधर पे ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? डी के ई बाय डी टी। राइट साइड में क्या आ जाएगा? डी बाय डी टी। और इधर पे आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। चेक करो यहां तक क्लियर है?
अब यहां पर ना ये हाफ और एम ये तो कांस्टेंट है, तो ये आ गया बाहर, हाफ एम आ गया बाहर, तो क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब याद करो स्टार्टिंग में मैंने इसलिए चेन रूल थोड़ा सा रिवाइज कराया था ताकि तुम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाओ। क्या होगा, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, 2v इंटू डीवी बाय डी टी, याद आया? और इधर पे क्या हो गया, डेल के डी के ई बाय डी टी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो यहां पर बचा डी के ई बाय डी टी इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू ये वाला पार्ट क्या बनेगा, देखो देख के बताओ, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ये वाला पार्ट क्या हो गया यहां पर, एक्सेलरेशन। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे, ए से। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं ए से। वैभव भी तुम्हारे यहां से फोन आ रहा है शायद, गाड़ी से हो गया, कट गया, चल। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ए से रिप्लेस हो गया। हाँ, इसके बाद ये एम इंटू वी, एम इंटू वी वाला जो पार्ट है इसको आप क्या लिख सकते हो, डी के ई बाय डी टी, एम इंटू ए वाला पार्ट बोलो, सॉरी, डी के ई बाय डी टी दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये क्या बन जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू ये क्या हो गया, वेलोसिटी। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया कि नहीं सबको? ठीक है, अब यहां पर मैं dt को ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो डी के ई मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू वी डी टी, एफ इंटू वी डी टी। यहां तक क्लियर हुआ, चेक कर लो। ठीक है, अब ये वी डी टी को थोड़ा ध्यान से देखना है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ds बाय dt। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अब इस dt को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds। तो ये v इंटू डी टी जो है उसको किससे रिप्लेस कर दो, ds से। तो डी के ई इज इक्वल टू एफ इंटू ds। क्या ये चीज समझ में आई, चेक कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है इनिशियल से फाइनल, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। ठीक है, यहां पर इनिशियल के लिए आई लिख देता हूं, फाइनल के लिए एफ लिख देता हूं, वही इसकी एक्चुअल में लिमिट है ना। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, के ई आ जाएगा और इसकी लिमिट आ जाएगी इनिशियल से लेके फाइनल। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट याद करो, अभी हमने वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एस। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका, वर्क डन। इसका मतलब के एफ, के ई एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के ई आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, दैट्स इट। या उसको डेल वी भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डेल के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। कुछ न्यूमेरिकल्स है, एक आध दो न्यूमेरिकल है, करना है क्या? तो एक बार समरी देखो क्या क्या थी आज की क्लास की, उसके बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या है, ज्यादा कंटेंट पढ़ाने के चक्कर में ना सारी चीजें मैं पहले से ही लेके आ गया कि जो जो शॉर्ट में बताऊं। सबका हाफ ईयरली आने वाला है, शायद ये चैप्टर आने वाला है ना सबके में। ठीक है, सो हेलो, जी हाँ, जी 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 हाँ, हाँ रहेंगे ना, हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है बिल्कुल, हाँ ओके। हाँ, तो रिवाइज कर लिया, रिकॉल कर लिया, क्या क्या चीजें पढ़ा था, क्या क्या था कंक्लूजन, बता आज क्या क्या पढ़ा भीमांशु। चलो एक काम करते हैं, अगले क्लास में एक आध कोई भी रैंडम डेरिवेशन का टेस्ट पूछ दूंगा, ठीक है ना, रिवाइज करके आ जाना। हाँ, अभी तक जो पढ़ा है बस उसी में से, ठीक है। हाँ, क्यों? अच्छा ओके, ठीक है।
ठीक है, एंड करते हैं फिर क्लास। बाय बाय।